जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के बारे में थोड़ा बताया भी है मैंने ना। एंगुलर मोमेंटम देखो क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम बेसिकली दो मोशन से हो सकता है, एक लीनियर मोशन से और एक रोटेशनल मोशन से। तो अगर एंगुलर मोमेंटम हो रहा है लीनियर मोशन से तो उसे बोलेंगे लीनियर एंगुलर मोमेंटम। अगर ये लीनियर मोशन से एंगुलर मोमेंटम होता है तो उसे बोलते हैं लीनियर एंगुलर मोमेंटम। और अगर एंगुलर मोमेंटम होता है ड्यू टू रोटेशनल मोशन तो उसे कहते हैं रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। तो देखो अगर एंगुलर मोमेंटम सिर्फ लीनियर मोशन की वजह से होता है उसे कहते हैं लीनियर एंगुलर मोमेंटम, और सिर्फ रोटेशन मोशन की वजह से होता है उसे कहते हैं रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम। इन दोनों का फॉर्मूला हमने देखा था। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है L = R क्रॉस P, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है L = I ओमेगा। क्लियर। इसे अगर आगे हम लिखेंगे तो जो ये होता है R, P की वैल्यू लिख देंगे MB, तो ये हमारे पास हो जाएगा MBR। ठीक है, क्योंकि R क्रॉस P होगा RP साइन थीटा, वो तुम्हें पता है। ये होगा RP साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो हो जाएगा साइन 91। तो RP होगा, P की वैल्यू कितनी लिख देंगे, P की वैल्यू लिख देंगे MB, तो हो जाएगा L = MBR। ये एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? ये फॉर्मूला अप्लाई होगा जब कोई बॉडी सिर्फ लीनियर मोशन करेगी, और ये फॉर्मूला अप्लाई होगा जब कोई बॉडी सिर्फ रोटेशनल मोशन करेगी। क्लियर है इतनी बात? इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, लीनियर एंगुलर मोमेंटम और रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम में। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? उसके बाद देखते हैं, बता रहा हूं मैं। देखो अभी अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन करे और उस बॉडी को दूर से देखा जाए, परपेंडिकुलर कहीं दूर से देख रहे हैं हम, तो उसका होता है लीनियर एंगुलर मोमेंटम। जैसे कि देखो अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है, इस बॉडी का मास m है, वेलोसिटी v है, ये बॉडी इधर ऐसे मोशन कर रही है। अब इस बॉडी को अगर हम इस पॉइंट से देख रहे हैं, इस पॉइंट P से, ठीक है, तो पॉइंट P के अलोंग इसका जो होगा लीनियर एंगुलर मोमेंटम वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा MBR। और R कौन सा लेंगे? R लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। R की वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक, ये वाली, ये R की वैल्यू होती है। तो L का फॉर्मूला हम लगा देते हैं, एंगुलर मोमेंटम = MB × R। क्लियर है कि नहीं इतनी बात? अगर कोई बॉडी सिर्फ रोटेशनल मोशन कर रही है, जैसे कि फैन है, तो फैन में क्या है? सिर्फ रोटेशन मोशन है। तो सिर्फ रोटेशन मोशन अगर कोई बॉडी करेगी तो फॉर्मूला लगाएंगे I ओमेगा। यहाँ पे I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड ऑफ बॉडी। बात क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे लिख लेना, I यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड ओमेगा क्या है यहाँ पे? एंगुलर वेलोसिटी। तो जो एंगुलर मोमेंटम है उसको डिफाइन भी हम दो तरह से कर सकते हैं। लीनियर एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करेंगे R क्रॉस P से, और रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करेंगे I ओमेगा से। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम और कुछ नहीं लिखा है। अब देखो यहाँ पे अगर कोई बॉडी सिर्फ लीनियर मोशन करती है तो उसका वो जो फॉर्मूला लगेगा MBR लगेगा, उसके पास होगा लीनियर एंगुलर मोमेंटम। और अगर कोई बॉडी सिर्फ रोटेशनल मोशन करती है उसके केस में फॉर्मूला लगेगा I ओमेगा। क्लियर है कि नहीं? और अगर कोई बॉडी दोनों मोशन करती है एक साथ, जैसे कि अर्थ,
अर्थ अगर सन के चारों ओर अर्थ का मोशन देखा जाए तो अर्थ जो है वो रिवॉल्व भी करती है और रोटेट भी करती है। तो उस कंडीशन में दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे, आई ओमेगा और एम बी आर। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल लिखें एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ अबाउट सन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ अबाउट सन। तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो तुम्हें पता है कि सन के चारों ओर अगर रिवॉल्यूशन होगा, ये सन है, ये अर्थ है, तो देखो एक तो ये रिवॉल्व कर रहा है तो इसके पास लीनियर वेलोसिटी है, अर्थ के पास क्या है, लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एम बी आर होगा कि नहीं। लीनियर मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम होगा एम बी आर। और अर्थ क्या कर रही है, अपनी एक्सिस पर रोटेट भी कर रही है। अगर अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है तो रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, आई ओमेगा। तो दोनों एंगुलर मोमेंटम लिख देंगे आई ओमेगा प्लस एम बी आर। क्लियर है कि नहीं। तो देखो अगर कोई बॉडी सिर्फ लीनियर मोशन करती है तो फॉर्मूला लगाएंगे एम बी आर, सिर्फ रोटेशनल करती है तो फॉर्मूला लगाएंगे आई ओमेगा। अगर दोनों कर रही है तो फॉर्मूला हम क्या करेंगे, दोनों लगा देंगे, प्लस कर देंगे दोनों को। क्लियर है बात इतनी कि नहीं। तो देखो ये क्वेश्चन करते हैं इस पे। जैसे कि एक एग्जांपल हमारे पास है, a disk of mass m and radius r, a disk of mass m and radius r is rotating with angular speed ओमेगा अबाउट नेचुरल एक्सिस। कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम। कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम। इस क्वेश्चन को लिखो, ऐसे करते हैं, लिखो पहले ऐसे करने की कोशिश करो, कितना हो जाएगा। डिस्क है, मास एम है, रेडियस आर है, ओमेगा इसका एंगुलर स्पीड है, तो एंगुलर मोमेंटम इसका कैलकुलेट करो कितना आएगा, जल्दी करो। नेचुरल एक्सिस मीन्स ऐसी एक्सिस जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास कर रही है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, नेचुरल एक्सिस बताए थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताए थे, इसका डिस्क का कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो वही नेचुरल एक्सिस इसका। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो कितना हो जाएगा। अगर कोई एक डिस्क है, जैसे ये डिस्क मान लेते हैं, डिस्क है, डिस्क का रोटेशन हो रहा है, डिस्क का रोटेशन हो रहा है, यहाँ से ओमेगा क्या है, इसका रोटेशनल स्पीड है, और जो एक्सिस है हमारी वो सेंटर से पास हो रही है, वो परपेंडिकुलर टू है इसके प्लेन के। नेचुरल एक्सिस इज एन एक्सिस which is passing through center of disk and perpendicular to its plane। इसके प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास हो रही है एक एक्सिस। तो ये वाली एक्सिस हो गई हमारी, कितना हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, L इक्वल टू हो जाएगा आई ओमेगा, क्योंकि देखो कैसा मोशन है, सिर्फ रोटेशनल मोशन है, सिर्फ रोटेशनल मोशन होगा तो फॉर्मूला लगाएंगे आई ओमेगा। क्लियर है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू होती है एम
आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। ठीक है, यही हमारा एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा इसका। क्लियर है? जो डिपेंड करेगा इसके मास पे, इसकी रेडियस पे और एंगुलर स्पीड पे। ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंट। इसे लिख लो, फिर आगे अगले क्वेश्चन करते हैं। इसमें कोई डाउट किसी को? चलो, हमने एक टॉपिक पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कोई बताएगा? हमें पता है कि जो टॉर्क होता है किसी बॉडी पे वो कितना होता है? टॉर्क होता है dl बाई dt। टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नोन एज टॉर्क, एंड इफ टॉर्क अप्लाइड ऑन बॉडी इज 0, देन dl बाई dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। और dl कितना हो जाएगा? 0। अगर dl 0 है इसका मतलब l कितना हो जाएगा? कांस्टेंट। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आएगा, इतना लिखो पहले। यहां से हमारे पास एक रिलेशन आएगा, इफ नेट टॉर्क applied on body is 0, then अगर तुमसे पूछा जाए कि किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कब कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो अगर नेट टॉर्क अप्लाइड ऑन बॉडी अगर 0 है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि हमने मोमेंटम कंजर्वेशन में देखा था कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स अप्लाइड 0 होता था तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता था, कंजर्व रहता था। वैसे यहाँ पे सेम है, अगर टॉर्क अप्लाइड 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इतना लिख लो, इसके आगे बताते हैं फिर। किसी को यहां तक कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है एंगुलर मोमेंटम में? तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है कि अगर हम किसी बॉडी पे टॉर्क अप्लाइड 0 कर दें तो उसका मोमेंटम चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं होने का मतलब है जितना मोमेंटम पहले है उतना ही मोमेंटम उसका बाद में रहेगा। मीन्स इनिशियल मोमेंटम इक्वल रहेगा फाइनल मोमेंटम के। अगर किसी बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट है इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम या इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल रहेगा किसके? फाइनल एंगुलर मोमेंटम के। फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब L1 इक्वल रहेगा किसके? L2 के। और रोटेशनल मोशन में L1 का फॉर्मूला कितना होता है? इसे लिख देंगे I1 ओमेगा 1, ये इक्वल रहेगा किसके? I2 ओमेगा 2। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, इसे लिखो पहले, फिर इस पे मैं क्वेश्चन बताता हूं आगे कहां पे इसका यूज होगा। कहां पे इसका यूज होगा वो बताएंगे अभी।
लिख लियो, सभी लोग लिख लिए हैं ना? लिखो एक क्वेश्चन लिखो, सबसे पहले आसान क्वेश्चन करते हैं, फिर उससे थोड़ा और टफ करेंगे। A person is standing, क्या? हाँ, पर्सन। A person is standing on edge of rotating platform with angular speed omega if person starts moving towards center, then angular speed of platform ऑप्शन ए हमारे पास है कि ये इंक्रीज करेगा, ऑप्शन बी हमारे पास है कि ये डिक्रीज करेगा, ऑप्शन सी हमारे पास है कि ये कांस्टेंट रहेगा, ऑप्शन डी हमारे पास है कि ऐसा कुछ नहीं, नन। इसे लिखो, पहले क्वेश्चन को लिखो इसे लिखो, फिर बताते हैं, इसका एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे होगा। तो कितने लोग इसका आंसर कर सकते हैं? क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। चलो करते हैं। क्वेश्चन तुम लोगों ने लिख लिया है ना? अब देखो क्या कह रहा है, ये बताते हैं अभी। देखो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को किसी भी शेप का मान सकते हो, ठीक है, जो कि रोटेट कर रहा है। तो प्लेटफॉर्म को हम मान लेते हैं, प्लेटफॉर्म ये है डिस्क की शेप में है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। वो रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, किसकी फॉर्म में है? डिस्क। अब देखो यहां से एक एक्सिस पास हो रही होगी जिसके अलोंग ही रोटेट कर रहा होगा। यहां से एक एक्सिस पास हो रही है जिसके अलोंग क्या कर रहा है? ये रोटेशन शो कर रहा है। तो यहां से ये रोटेट कर रहा है। पर्सन पहले कहां पे खड़ा हुआ है? इसके किनारे पे, यहां पे पर्सन है। उसके बाद में पर्सन मूव कर रहा है सेंटर की तरफ, ठीक है। शुरुआत में पर्सन कहां पे है? किनारे पे है। बाद में मूव कर रहा है कहां पे? सेंटर की तरफ मूव कर रहा है। तो एक्सिस से उसकी डिस्टेंस डिक्रीज होगी कि नहीं? बताओ, पर्सन की जो डिस्टेंस होगी एक्सिस से वो डिक्रीज होगी कि नहीं? पहले एक्सिस से जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं। पहले जो डिस्टेंस है वो कितनी है? आर ए। बाद में डिस्टेंस मान लो कितनी रह गई है? आर बी। बात क्लियर है कि नहीं? पहले उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? आर ए। बाद में कितनी रह गई है? आर बी। अब ये बताओ आर ए और आर बी में कौन ज्यादा होगा? आर ए ज्यादा होगा कि नहीं? ठीक है, तो आर ए इज ग्रेटर देन आर बी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? आर ए बड़ा होगा आर बी से। अगर आर ए बड़ा है आर बी से, तो ए पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा पर्सन का? आई ए बराबर हो जाएगा एम इंटू आर ए का स्क्वायर। पर्सन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया
पर्सन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए पॉइंट पे कितना होगा, ये होगा m इंटू आर ए स्क्वायर, और बी पॉइंट पे कितना होगा m इंटू आर बी का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? देखो ए पॉइंट पे होगा m इंटू आर ए स्क्वायर, तो बी पॉइंट पे हो जाएगा m इंटू आर बी स्क्वायर। मास सेम रहेगा क्योंकि पर्सन का मास तो चेंज होगा नहीं, तो मास दोनों पे क्या है, सेम है। अब हमें ये पता है कि अगर आर ए ग्रेटर है आर बी से, अगर इफ आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, देन आई ए इज ग्रेटर देन आई बी। इसमें कितने लोगों को डाउट है? आई ए इज ग्रेटर देन आई बी, इसमें किसी को डाउट है? ये कैसे आया? ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब हमें पता है कि जब पर्सन मूव किया है तो पर्सन के मूव करते समय कोई भी टॉर्क अप्लाई नहीं हुआ है, इस पे टॉर्क अप्लाई नहीं हुआ है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। तो वाई मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम एट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम एट पॉइंट बी। क्लियर है कि नहीं? मोमेंटम एट पॉइंट ए, एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट बी। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा आई ए ओमेगा ए मस्ट बी इक्वल टू आई वी ओमेगा बी। आई ए ओमेगा ए मस्ट बी इक्वल टू आई बी ओमेगा बी। यहाँ से हम लिख सकते हैं आई ए अपॉन आई वी इक्वल ओमेगा बी अपॉन ओमेगा ए। किसी को कोई डाउट है कि नहीं? क्लियर है इतनी बात? अब देखो यहाँ पे आई ए अगर आई बी से बड़ा है, आई ए इज ग्रेटर देन आई वी, इफ आई ए इज ग्रेटर देन आई वी देन ओमेगा बी इज ग्रेटर देन ओमेगा ए। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे ओमेगा वी मस्ट बी ग्रेटर देन ओमेगा ए। लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ से हमारे पास आ गया ओमेगा बी मस्ट बी ग्रेटर देन ओमेगा ए। क्लियर है इतनी बात की नहीं है? तो हम ये कह सकते हैं कि ए पॉइंट पे ओमेगा कम है, बी पॉइंट पे ओमेगा इंक्रीज हुआ है, ज़्यादा है। तो अगर पर्सन इधर आएगा तो ओमेगा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इंक्रीजेस। क्लियर है बात की नहीं? किसी को कोई डाउट है तो बताओ, लिख लो, इसे नोट कर लो, नोट कर लो। अगर किसी का कोई डाउट है तो बता दो। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। आप तुम एक जनरल फॉर्म बना सकते हो इसकी। जनरल फॉर्म इसकी क्या होगी? देखो, इतना बड़ा करने की हमें जरूरत नहीं है, एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे, अगर मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास आएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा कि नहीं? अगर देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर? अगर मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास आएगा उस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो रहा है और आई ओमेगा कांस्टेंट है, आई ओमेगा क्या है? कांस्टेंट। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा उस समय ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ये पर्सन दूर जा रहा होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होता, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो उस समय ओमेगा डिक्रीज हो जाता। क्लियर है बात की नहीं? तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसे लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी से, ये तुम लोगों को करना है। If radius of Earth becomes half of initial radius, half of
इनिशियल रेडियस y shrinking half of initial radius y shrinking if radius of earth becomes अर्थ हो गया यहाँ पे भाई तो if radius of earth becomes half of initial radius y shrinking at constant mass then time period of earth about its axis कितनी बातें कौन है लिखो जैसे अबाउट इट्स एक्सिस लिखो। अगर अर्थ की रेडियस को हम श्रिंक करके आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, उसके बाद में इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? अभी टाइम पीरियड कितना है अर्थ का? 24 आवर्स है अपनी एक्सिस पे। बाद में कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट करना है। लिखो ऐसे, क्वेश्चन पहले लिख लो फिर कराते हैं। देखो मैं समझाता हूं पहले कि क्या हुआ है। हमने ये लिया है, देखो अभी देखो अर्थ का मास कितना है m और रेडियस कितनी है r। अर्थ का मास कितना है m, रेडियस कितनी है r। तो अर्थ को अगर स्फीयर मान लें तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? I1 की वैल्यू हो जाएगी 2/5 mr²। इसे सॉलिड स्फीयर मान के कर लेते हैं तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5 mr² होता है सॉलिड स्फीयर का। ठीक है, उसके बाद में सेकंड केस में हमने दिया है कि सेकंड केस में जो रेडियस है वो कितनी हो गई है? हाफ हो गई है। मास कितना है? m है और रेडियस अब कितनी हो गई? r/2 हो गई। तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 2/5 m r/2 का स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं? 2/5 m r/2 का स्क्वायर, और ये बेसिकली आ जाएगा 2/5 m r²/4। यहां तक किसी को डाउट है तो बता दो, क्लियर है कि नहीं? तो I1 I2 दोनों अलग अलग हैं कि सेम है? डिफरेंट आ रहे हैं। तो यहां पे हमें पता है कि I1 कितना हो गया है? I1 और I2 को अगर डिवाइड कर दें, I1/I2, I1/I2 करेंगे तो ये जाएगा 2/5 mr² डिवाइडेड बाई 2/5 mr²/4। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। कितना आ गया? ये 4 आ गया कि नहीं? लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए इसका। तो हम लगाएंगे L1 = L2 मीन्स I1 ω1 शुड बी इक्वल टू I2 ω2। यहां से हमें पता है I1/I2 कितना हो जाएगा? I1/I2 हो जाएगा ω2/ω1, और I1/I2 की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो इसको हम क्या रख सकते हैं? 4 रख सकते हैं कि नहीं? तो ω2 कितना हो गया? ω2 हो गया 4 टाइम्स ऑफ ω1। ω2 कितना आ गया? 4 टाइम्स ऑफ ω1। अगर ω2 की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ ω1 है तो टाइम पीरियड आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, टाइम पीरियड कैसे करेंगे? देखो T1 कितना है? 2π/ω1 होगा। T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2π/ω1, और T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2π/ω2। ये फॉर्मूला तुम लोगों को सबको पता होगा। अगर दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो T1/T2 कितना आ जाएगा?
ये आ जाएगा ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1। और तुम्हें पता है ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है, 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 है। तो ओमेगा 1 से ओमेगा 1 कैंसिल आउट हो गया। T1 बाई T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इसका मतलब T1 की वैल्यू कितनी है, 24 आवर्स है। तो कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा T1 बाई 4, T2 हो जाएगा T1 बाई 4, 24 बाई 4 मीन्स 6 आवर्स, 6 घंटे टाइम पीरियड हो जाएगा रोटेशन का। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, इसे लिख लो पहले। लिखो, a disk of mass m is rotating with angular speed omega. A disk of mass m is rotating with angular speed omega. Is rotating with angular speed omega. If a ring of same mass and radius is placed on it coaxially. A ring of same mass and radius is placed on it coaxially. Calculate final angular speed. कैलकुलेट फाइनल एंगुलर स्पीड। रेडियस कितनी है, आर है, लिख लेना यहां पे रेडियस कितनी है दोनों की। कोएक्सियल मींस अलोंग सेम एक्सिस। एंगुलर स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है दोनों की। बाद में कितनी हो जाएगी, पहले ओमेगा थी, एक डिस्क था, उसके ऊपर रिंग को रख दिए हैं जिसका मास और रेडियस दोनों का सेम है। जिसका आंसर आएगा वो बताएगा, करो जल्दी। पहले क्या है, पहले एक हमारे पास डिस्क है, इसका मास है m, रेडियस है r। क्लियर है इतनी बात। डिस्क पहले दी है जिसका मास और रेडियस दिया है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I1 होगा कि नहीं। इसका हो जाएगा mr² बाई 2। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सेकंड केस में हमसे बोला गया है कि इस डिस्क के ऊपर एक सेम मास की रिंग को रखा गया है। तो मास कितना हो जाएगा दोनों का, 2m, और रेडियस दोनों कितनी है, r है। सेम मास और सेम रेडियस की रिंग को उसके ऊपर रख दिया गया है। ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो I2, वो होगा mr² बाई 2 प्लस mr²। देखो जो डिस्क का होता है वो होता है mr² बाई 2 और रिंग का कितना होता है, mr²। बात क्लियर है कि नहीं। तो दोनों को हमने सम कर दिया है, कितना आ जाएगा ये 3/2 mr²। किसी को डाउट है तो बोलो। I1 और I2 की वैल्यू आ गई कि नहीं। यहां पे देखो ओमेगा 1 कितना दिया है, ओमेगा क्या कैलकुलेट करना है हमको, ओमेगा 2 आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां से लिख लेना I1
ओमेगा 1 इक्वल होना चाहिए I2 ओमेगा 2 के। यहां से I1 की वैल्यू कितनी है? ये है mr स्क्वायर बाई 2। ओमेगा 1 की कितनी है? ओमेगा। I2 की वैल्यू कितनी है? 3/2 mr स्क्वायर, और यहां पे है ओमेगा 2। क्लियर है इतनी बात? अब देखो यहां पे mr स्क्वायर से mr स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी आ गई? ओमेगा बाई 3। ठीक है, यही आंसर होगा फाइनल, इसे लिख लो। A disk of mass m and radius r is rotating with omega angular speed. Another disk which has mass m by 2 and same radius is placed on it coaxially. Calculate angular speed. Calculate final angular speed. सिमिलर क्वेश्चन है पहले जैसे, इसे करो। अब हमने एक डिस्क को उसके ऊपर रखा है जिसका मास है m/2 और सेम रेडियस है उसकी। कितने लोगों का आंसर आया है? चलो ठीक है, करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व होगा। पहला केस, फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं। इसमें एक डिस्क है, इसका मास m है, रेडियस r है। I1 कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर बाई 2। किसी को डाउट है यहाँ तक तो बताओ। ये डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद में देखो एक डिस्क है सेम, इसका मास कितना है m, रेडियस कितनी है r। एक और डिस्क है जिसकी सेम रेडियस है लेकिन मास कितना है? हाफ मास है। तो जो I2 हो जाएगा, I2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2, तो पहले से ही होगा पहली डिस्क का। जो सेकंड डिस्क रखी गई है उसका मास हाफ है, तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 4। क्लियर है कि नहीं? इसका मास m/2 था, इसलिए 2 × 2 4 नीचे आ गया है। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? ये एलसीएम लेके 3mr स्क्वायर बाई 4 आ गया ये, और ये हमारी I2 की वैल्यू आ गई है। किसकी वैल्यू आ गई है? I2। तो I1 I2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब क्या करेंगे? I1 ओमेगा 1 इक्वल होगा I2 ओमेगा 2 के। ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे I1 की वैल्यू रख देंगे। I1 हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा इक्वल 3/4 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा 2। तो mr स्क्वायर से mr स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया। तो ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 2/3 ओमेगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। कितने लोगों का ये आंसर आया है? चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, इसे नोट डाउन करो जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A person is, क्वेश्चन लिख लो बेटा। A person is standing on rotating platform
by standing by stretching his hands. If he pulls down his hands suddenly, then angular speed चार ऑप्शन हमारे पास हैं. ए है इंक्रीजेस, बी है डिक्रीजेस, सी है रिमेन सेम, एंड डी है नन ऑफ द अबव. क्या आंसर होगा? ए आंसर होगा. ए होगा कि बी होगा? ए आंसर होगा. चलो पहले क्वेश्चन लिख लो, चलो फिर बताते हैं ऐसा. बताते हैं, शोर मत बचाओ. देखो पहले वो अपने हाथों को फैलाए के इस तरह से स्ट्रेच करके रखा है. बाद में उसने अपने हाथों को क्या कर लिया है? बंद कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है. ठीक है. तो देखो पहले के केस में मास जो है वो एक्सिस से थोड़ा ज्यादा दूर है कि नहीं? तो आई का जो वैल्यू होता है I1 कितना हो जाएगा? mr². और एक्सिस से, अगर एक्सिस ये है मान लेते हैं, तो एक्सिस से मास जितना ज्यादा दूर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होता है. बाद वाले केस में एक्सिस अगर ये है, तो बाद वाले केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो थोड़ा कम हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे R1 ले लेते हैं, यहाँ पे R2 ले लेते हैं. देखो सेकंड केस में उसने अपने हाथों को इकट्ठा कर लिया है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के उसके मास क्या है? पास आ गया है. तो मास जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम हो जाएगा. और यहाँ पे देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा. इसका मतलब I1 की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी किससे? I2 से. I1 की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी I2 से. अगर I2 इज ग्रेटर देन I1 इज ग्रेटर देन I2 है, देन ω1 इज लेस देन ω2 हो जाएगा. ω1 इज लेस देन ω2 हो जाएगा. बात क्लियर है कि नहीं? तो ω2 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब स्पीड क्या हो जाएगी? बाद में इंक्रीज हो जाएगी. तो इंक्रीज हो जाएगी, तो ए आंसर हो जाएगा. ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस. देखो यहाँ पे उसने अपने हाथों को फैला के रखा है ऐसे, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो मास जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है ना, डिस्टेंस ज़्यादा है ना. डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर होगा. लेकिन बाद में मास आ जाएगा पास में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है I1, और I2 वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? कम हो गया है, क्योंकि मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में आ गया है. ठीक है. तो अगर I1 इज ग्रेटर देन I2 होगा, देन ω1 इज लेस देन ω2 होगा. इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे इसका आंसर देना है. कोई डाउट है किसी को? चलो तो ऐसे लिख लो पहले.